हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल अयान ट्यूटोरियल क्लासेस में। मैं हूं इम्तियाज़ और मैं आज आप लोगों के सामने क्लास 10th का उर्दू जो सेकंड चैप्टर है वो आज लेकर आपके सामने आया हूं। इससे पिछला वीडियो में हमने क्लास 10th का उर्दू का जो फर्स्ट चैप्टर था उसके बारे में बताए थे। आज हम लोग उर्दू का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 10th का जो उर्दू है बिहार बोर्ड का दरख्शां जो किताब है उसका सेकंड चैप्टर आपके सामने लेकर आया हूँ। सेकंड चैप्टर का नाम है भाभी जान। क्या है? अफसाना भाभी जान। क्या है बाबू? अफसाना भाभी जान। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने हुए रहिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से आपका क्या होगा, शेयर कीजिएगा तो आपका जितने भी 2023 में 10th का एग्जाम जो देने वाले हैं वो वीडियो को अगर देखेंगे तो उसको फायदा होगा। तो अंत तक बने हुए रहिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पर सेकंड चैप्टर का नाम क्या है बाबू? अफसाना भाभी जान। क्या है? उर्दू का सेकंड चैप्टर है क्लास 10th का दरख्शां का अफसाना भाभी जान। क्या है बाबू? अफसाना भाभी जान। तो हम लोग अफसाना भाभी जान के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखा जाए यहाँ अफसाना भाभी जान के मुसन्निफ कौन है? सुहैल अजीमाबादी है। ये जो अफसाना है भाभी जान, इसके मुसन्निफ जो है ये है सुहैल अजीमाबादी। अफसाना भाभी जान के मुसन्निफ कौन है बाबू? सुहैल अजीमाबादी है। कौन है बाबू? सुहैल अजीमाबादी। आगे देखा जाए तो सुहैल अजीमाबादी का असल नाम जो है बाबू, बचपन का नाम जो है बाबू वो है सैयद मुजीबुर रहमान है। सुहैल अजीमाबादी का असल नाम पूछे या बचपन का नाम पूछे तो हम लोग कहेंगे कि सैयद मुजीबुर रहमान है। सुहैल अजीमाबादी का असल नाम, बचपन का नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। उसका तखल्लुस के मतलब पिछला वीडियो में आपको बताए थे कि वैसा नाम जिसको शेर व शायरी में इस्तेमाल किया जाता है, यानी जिस नाम को शेर व शायरी में इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग तखल्लुस कहते हैं। तो इसका तखल्लुस जो है सुहैल है, यानी सैयद मुजीबुर रहमान का तखल्लुस सुहैल है। क्या है? सैयद मुजीबुर रहमान का तखल्लुस सुहैल है। इसकी पैदाइश जो हुई, सुहैल अजीमाबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में पटना में हुई। सुहैल अजीमाबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में पटना में हुई। आगे देखा जाए तो यह जो थे, इसका माहौल जो था वो जमींदाराना खानदान से ताल्लुक रखते थे। सुहैल अजीमाबादी एक जमींदाराना खानदान से ताल्लुक रखते थे। आगे देखा जाए तो उनकी वालिदा का इंतकाल, यानी सुहैल अजीमाबादी जब 1 साल के थे तो उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था। पूछेगा सुहैल अजीमाबादी कितने साल के थे तो उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया 1 साल। सुहैल अजीमाबादी की उम्र 1 साल की थी तो उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था। जब वालिदा का इंतकाल हो गया तो उनकी परवरिश जो हुई उनके नानीहाल में हुई। सुहैल अजीमाबादी के वालिदा के इंतकाल होने के बाद उनकी परवरिश जो हुई वो कहाँ हुई? उनके नानीहाल में। और उनकी इब्तिदाई तालीम जो थी एक मुअल्लिम के सरपरस्ती में हुई, यानी सुहैल अजीमाबादी की इब्तिदाई तालीम उसके नानीहाल में एक मुअल्लिम के सरपरस्ती में हुई। आगे देखा जाए तो इब्तिदाई तालीम बता दिया गया। उसका जो पहला अफसाना है बाबू वो 4 चेहरे है। सुहैल अजीमाबादी के पहले अफसाने का नाम 4 चेहरे। क्या है? 4 चेहरे। सुहैल अजीमाबादी के पहले अफसाने का नाम 4 चेहरे। पूछेगा सुहैल अजीमाबादी के पहले अफसाने का नाम क्या है तो आप जानिएगा सुहैल अजीमाबादी के पहले अफसाने का नाम जो है वो 4 चेहरे है। आगे देखा जाए सुहैल अजीमाबादी का आबाई वतन। आबाई वतन के मतलब होता है वो जहां पैदा हुए, उनका जो था खानदान, दादीघर या जो भी बोल सकते हैं, तो उनका आबाई वतन जो है वो पटना में ही है, जो शाहपुर भदौल में, शाहपुर भदौल के पटना में। पूछेगा क्वेश्चन सुहैल अजीमाबादी के आबाई वतन कहाँ है तो शाहपुर भदौल में जो पटना में। आगे देखा जाए उन्होंने शुरुआत जो किए थे वो शेर व शायरी से किए थे। किससे? शेर व शायरी से।
यानी उन्होंने लिखना शुरू किए, वो सबसे पहले शेर व शायरी लिखे, उसके बाद फिर बाद में उन्होंने अफसाना की तरफ आए। और जब अफसाना की तरफ आ गए तो वो पीछे मुड़ करके ना देखे, समझे ना, वो बेशुमार अफसाना लिखे। तकरीबन बताया जाता है कि उन्होंने 125 अफसाने लिखे, तकरीबन लगभग 125 अफसाने लिखे। क्वेश्चन पूछेगा सुहेल अजीम आबादी ने टोटल कुल कितने अफसाने लिखे, तो तकरीबन 125 अफसाने लिखे। उसके बाद बताया जाता है कि उन्होंने एक मुलाजमत इख्तियार की, जो ऑल इंडिया रेडियो में उन्होंने मुलाजमत इख्तियार की। सुहेल अजीम आबादी अपनी मुलाजमत कहाँ इख्तियार की, तो ऑल इंडिया रेडियो में। कहाँ? ऑल इंडिया रेडियो। उसके बाद बोला जाता है उसका माहौल जो था जमींदाराना माहौल था, और बताया जाता है उनका जितने भी अफसाना है उसमें ज्यादातर गरीब लोगों को, मजदूरों को या कमजोर तबके के लोगों को उसमें शामिल किया है। यानी वैसे लोगों को पेश नजर रखते हुए अफसाना लिखा है जिसमें गरीब लोग हो, कमजोर लोग हो या मजदूर लोग, वैसे लोगों को सामने ला करके अपने अफसानों में बयान किया है। तो पूछेगा कि सुहेल अजीम आबादी का अफसाना जो है किस पर ज्यादा ये मुतासिर है, किस पर ज्यादा जोर दिया गया है, तो गरीब तबके के लोगों पर, कमजोर तबके के लोगों पर और मददगार लोगों को, समझे ना, जो मदद के लायक हो। आगे अगर देखा जाए तो उनकी 3 अफसानवी मजमूए हैं, सुहेल अजीम आबादी के 3 अफसानवी मजमूए। क्वेश्चन पूछेगा सुहेल अजीम आबादी के 3 अफसानवी मजमूए का नाम बताइए, तो सुहेल अजीम आबादी के 3 अफसानवी मजमूए का नाम जो है वो 4 चेहरे, दूसरा एलाव है और तीसरा जो है आदमी के रूप है। सुहेल अजीम आबादी के 3 अफसानवी मजमूए का नाम 4 चेहरे, एलाव और आदमी के रूप है। उसके बाद अगर देखा जाए उनका एक नाविल है, सुहेल अजीम आबादी के एक नाविल है, उस नाविल का नाम जो है बाबू वो बेजड़ के पौधे है। क्वेश्चन पूछेगा सुहेल अजीम आबादी के एक नाविल का नाम बताइए, तो सुहेल अजीम आबादी के एक नाविल का नाम जो है वो बेजड़ के पौधे है। अब आया है सुहेल अजीम आबादी जो थे वो एक अफसाना निगार है प्रेमचंद, उससे वो बहुत मुतासिर हुए थे। उनके अफसानों को पढ़कर ये बहुत ज्यादा मुतासिर हुए और उन्हीं के अफसाना पढ़ करके इन्होंने अफसाना लिखना शुरू किए, समझे। उसके बाद है उनका इंतकाल, यानी सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल जो हुआ 1980 ईस्वी में। सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? 1980 ईस्वी में। तो ये था मुसन्निफ के बारे में। थोड़ा सा एक बार हम लोग इसका रिवाइज कर लेते हैं। अफसाना भाभीजा क्या है? अफसाना भाभीजा। तो अफसाना कहते हैं किसको? तो अफसाना जो है वो कहानी को बोला जाता है। क्या? किस्सा को बोला जाता है, कहानी को बोला जाता है। तो ये अफसाना भाभीजान जो है वो इसके मुसन्निफ कौन है? सुहेल अजीम आबादी। सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है? सैयद मुजीबुर रहमान। या सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या है? तो सैयद मुजीबुर रहमान। इसका तखल्लुस क्या है? तो इसका तखल्लुस जो है सुहेल है। सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में पटना में हुई। वह एक जमींदाराना खानदान से ताल्लुक रखते थे। वालदा का इंतकाल 1 साल की उम्र में हो गई, यानी जब वह 1 साल के थे तो उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। जब वालदा का इंतकाल हो गया तो उनकी परवरिश जो हुई वो आपका उनके नानिहाल में हुई। कहाँ? उनके नानिहाल में। उसकी इब्तिदाई तालीम जो हुई उनकी नानिहाल में एक मुअल्लिम के सरपरस्ती में हुई। उसके बाद उसका पहला अफसाना जो है वो 4 चेहरे है। उसका आबाई वतन, सुहेल अजीम आबादी का आबाई वतन शाहपुर भदौल जो पटना में है। उसका आबाई वतन कहाँ है? शाहपुर भदौल जो पटना में है। मुलाजमत उन्होंने क्या किए? एक मुलाजमत इख्तियार किए जिसका नाम ऑल इंडिया रेडियो है, यानी ऑल इंडिया रेडियो में उन्होंने मुलाजमत इख्तियार किए, शुरू किए। उसके बाद उन्होंने इब्तिदाई में शुरुआती दौर में शेर व शायरी लिखते थे। क्या लिखते थे? शेर व शायरी। बाद में वो अफसाना लिखना शुरू किए। तो बाद में अफसाना जब लिखना शुरू किए तो बेशुमार अफसाने उन्होंने लिखे। तकरीबन बताया जाता है कि उन्होंने 125 अफसाने लिखे। उसका जो अफसाना है वो ज्यादातर गरीब तबके के लोगों पर है, मजदूरों पर है, समझे ना, कमजोर लोगों पर उनका अफसाना लिखा हुआ है। उसके बाद उसका 3 अफसानवी मजमूए हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुहेल अजीम आबादी की 3 अफसानवी मजमूए का नाम बताइए। 4 चेहरे, एलाव और आदमी के रूप।
सुहेल अजीम आबादी के 3 अफसानवी मजमूए का नाम चार चेहरे, एलाओ और आदमी के। अगला जो है एक नाविल है, उस नाविल का नाम है बेजड़ के पौधे। सुहेल अजीम आबादी के एक नाविल का नाम है बेजड़ के पौधे। उनका इंतकाल जो हुआ बाबू, सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल 1980 ईस्वी में हुआ। और ये जो थे किस अफसाना निगाह से ज्यादा मुतासिर थे, तो मुंशी प्रेमचंद से। किस अफसाना निगाह से? प्रेमचंद से। ये याद रखिएगा। ये आपका मुसन्निफ के बारे में हो गया, सुहेल अजीम आबादी के बारे में हो गया। इससे आपका 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन देता है, जो आपके लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इसको थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग अफसाना भाभी जान के बारे में बताएंगे। चलिए, तो हम लोग देखते हैं अफसाना भाभी जान के बारे में। अफसाना भाभी जान कहानी जो है, अफसाना जो है, वो एक 4 से 5 पेज का कहानी है। अगर इसको लाइन बाय लाइन अगर हम लोग ये करते रहे, पढ़े, तो हम लोग को लगभग 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाएगा। लेकिन फिर भी कहानी पूरे तरह से हम लोग ये नहीं कर पाएंगे। हम इसको क्या करने जा रहे हैं, हम इस वीडियो में उसको शॉर्ट आउट करके, छोटा करके उसका खुलासा बता देंगे। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए, तो सुनिएगा। अफसाना भाभी जान में बताया गया, सुहेल अजीम आबादी इसके मुसन्निफ है। इसमें 2-3 किरदार का नाम आया है। एक है भाभी जान, जिसका नाम रुकैया भाभी है। एक है अख्तर, और एक भाई साहब है जो नन्हे के नाम से जाने जाते हैं। और इसमें एक जमीला नाम की एक लड़की आई है, और एक शिम्मी नाम की लड़की आई। बताया जाता है कि रुकैया भाभी जो है एक ऐसी खातून थी जो ऐसा महसूस होता था कि सुबह से उठकर सोने तक, शाम तक कुछ ना कुछ काम में बिजी रहती थी, कोई ना कोई काम करते रहती थी। अख्तर बोलते थे कि आदमी है लेकिन काम जो करती है वो मशीन के जैसा काम करती है। एक बार भी, एक थोड़ा सा भी ये रुकती नहीं है, कोई ना कोई काम करते ही रहते हैं। बताया जाता है कि जब रुकैया भाभी की शादी भाई साहब से हुई तो लोगों का मानना था कि ये शादी जो होगी वो कामयाब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रुकैया भाभी के शौहर जो थे उनको सियासत से काफी दिलचस्पी था, तो उनको इस सिलसिले में सियासत से ज्यादा दिलचस्पी होने की वजह से उनको बार बार जेल जाना पड़ता था। इसलिए माना जाता था कि सुहेल अजीम आबादी रुकैया भाभी की जो शादी हुई है भाई साहब से, भाईजान से, वो शादी कामयाब नहीं होगी। लेकिन रुकैया भाभी अपने माहौल में उसके ये पर ढल करके दिखा, वो शादी भी हुई और शादी कामयाब भी हुआ। बताया जाता है कि रुकैया भाभी जो थी बहुत ही अच्छी खातून थी, लोगों की मदद करती थी। वैसे लोग जो मदद के लायक हो, कमजोर लोग, वैसे लोगों को मदद करती थी। समझे? एक बार की बात है कि रुकैया भाभी सुबह जागकर अपनी चाय वगैरह बना ली थी। उनके बच्चे जो थे, बच्चे वगैरह को रेडी कर रही थी स्कूल जाने के लिए। अख्तर सोया हुआ था, जो उसके देवर थे। अख्तर सोया हुआ था तो रुकैया भाभी ने उसको आवाज दी, उठने के लिए बोले कि इतने देर तक अगर तुम सोओगे तो बाकी का काम कैसे होगा। तुम्हारे भाई साहब जो थे सुबह 4 बजे उठ जाते थे। शुरुआती दौर में मुझे तो तकलीफ होती थी, मैं भी नहीं उठ पाती थी, लेकिन बाद में आदत पड़ गई थी और आज वही आदत पड़ने का, वही जो है मेरा हैबिट जो है वो आज काम आ रहा है। उसको उठाने के बाद बोले कि चाय ठंडी हो रही है, मेज पर चाय रखी हुई है, ठंडी हो रही है, चाय आप जाकर पी। समझे ना? जब मेज के पास गए अख्तर साहब तो बच्चे जो थे चाय को खत्म कर चुके थे। रेहाना जो थी रुकैया भाभी की बेटी थी, समझे ना, वो बोली कि चचा जान चाय हम लोग पी चुके हैं, खत्म कर चुके हैं, आप मेरी जूठी चाय पी। और उसके बाद गाड़ी आ गई स्कूल की, हॉर्न बजी तो बच्चे लोग दौड़ करके गाड़ी में चले गए स्कूल जाने के लिए। उसके बाद बताया जाता है कि रुकैया भाभी एक शिम्मी नाम की लड़की है जिसकी तालीम का खर्च रुकैया भाभी खुद बर्दाश्त करती थी। समझे ना? शिम्मी नाम की लड़की है, उसी के पास पड़ोस में रहने वाली है, उसकी घर का खर्च तालीम का जो खर्च है वो रुकैया भाभी खुद बर्दाश्त करती है। शिम्मी का, किसका? शिम्मी का। रुकैया भाभी जो थी एक कॉलेज में
लेक्चरर के रूप में बहाल हो गई थी। उसको वहां से 400 रुपया महीना मिलता था। कितना रुपया महीना मिलता था? 400 रुपया। और शाम के वक्त वो किसी एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाती थी, जिससे 50 रुपया उसको महीना मिलता था। यानी टोटल कहा जाए, कुल कहा जाए तो उसको 450 रुपया का इनकम था। और वही 450 रुपया में उसको घर का खर्च पूरा चलाना होता था। बच्चों को भी देखभाल करनी होती थी, उसका पढ़ाई लिखाई होता था, और फिर जो बताया जाता है उनका जो भी खर्च होता था वही आपका वही उसकी कुल आमदनी थी। समझे? उसके अलावा गरीब लोगों को, जरूरतमंदों को वो मदद भी करते थे। उसी में बताया जा रहा है कि शिम्मी नाम की एक लड़की थी जिसको पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। शिम्मी नाम की जो लड़की थी उसको पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन घर के हालात की वजह से, क्योंकि उनका घर का हालात सही नहीं था, जिसके कारण वो पढ़ नहीं पा रही थी। इसी वजह से रुकैया भाभी ने शिम्मी की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी। अपने ही कॉलेज में उसको दाखिला करवा लिए थे, और उसका जितने भी कॉपी कलम किताब, जितने भी तालीम से रिलेटेड खर्च होता था वो खुद रुकैया भाभी उसको बर्दाश्त करती थी, खुद करती थी। समझे ना? एक बार की बात है कि अख्तर और रुकैया भाभी अपने घर में बैठे हुए थे कि अचानक शाम के टाइम शिम्मी उधर से उदासी चेहरे लेकर के प्रवेश की आई। जब आई तो रुकैया भाभी उससे पूछे, आने की वजह पूछे। समझे ना? तो वो बस बताई कि बस ऐसे ही आपसे मिलने के लिए आ गए हैं। लेकिन बहुत पूछने के बाद नहीं बता रही थी। काफी पूछने के बाद, बहुत पूछने के बाद उन्होंने बताई कि बात ऐसा है कि कल मेरा भाई का जो एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई करना है उसका कल लास्ट डेट है। समझे ना? और उसके लिए पैसे हम लोगों के पास नहीं है कि उसका फीस अदा कर सके। समझे ना? तब उसको रुकैया भाभी को गुस्सा आ गया। उसको क्या किए कि गाल पर एक चपत लगाई, और लगाने के बाद बोली कि हमसे तुम नहीं बताएगी तो मसला कैसे हल हो। समझे ना? उन्होंने क्या, रुकैया भाभी अंदर गई कमरे में और वहां से 2 सोने की चूड़ी लेकर के आई। वो जो सोने की चूड़ी थी वो रुकैया भाभी रेहाना के लिए 2 दिन पहले ही बाजार से बनवा करके लाई थी। समझे ना? वो ला करके शिम्मी के हाथों में दे दी और बोली कि जाओ इसे ले जाकर बाजार में फरोख्त कर दो, बेच दो, और बेचने के बाद अपने भाई का फीस अदा कर दो। समझे ना? देखिए रुकैया भाभी का हौसला। 2 दिन पहले अपनी छोटी सी नन्ही सी बच्ची के लिए उन्होंने सोने की चूड़ी बनवाई थी। वो नन्ही सी बच्ची उसको सिर्फ एक बार ही पहनी थी, और जरूरत पड़ने पर शिम्मी का जो भाई था उसके लिए उन्होंने अपनी छोटी सी बेटी का जो चूड़ी बनवाई थी वो बेच दी। और बेचने के बाद बोली कि आप ले जाओ, इसका इम्तिहान का फीस अदा कर देना। और बोली कि अगर हम लोग एक दूसरे को इसी तरह मदद नहीं करेंगे तो आगे समाज कैसे बढ़ेगा। समझे? उसका हौसला देखिए किस तरह का हौसला था। समझे ना? आज हम लोग के समाज में अगर कोई भूखा पड़ा हुआ है, उसको अगर एक वक्त की रोटी अगर मांग रहा है तो हम लोग नहीं दे सकते, लेकिन रुकैया भाभी को देखिए कि 2 दिन पहले उस सोने की चूड़ी को अपनी छोटी सी नन्ही सी बच्ची के लिए बनवाई थी, वो चूड़ी को शिम्मी के भाई के लिए बेच दी। समझे ना? बताइए। और बताया जाता है, उन्होंने बताई, रुकैया भाभी बोली कि हम लोग का जो हाल है वो हमेशा ऐसे ही नहीं रहेगा। एक दिन हम लोग का भी हाल सुधरेगा और हम लोग भी क्या करेंगे, अच्छे से जिंदगी गुजारेंगे। समझे ना? ये शिम्मी का ये था। अख्तर जो थे, एक बात की बात है कि अख्तर शाम के वक्त था, वो कई दिनों से 4-5 दिनों से रुकैया भाभी के पास आ रहे थे, लेकिन उसको कोई मशवरा लेना था, वो मशवरा नहीं ले रहे थे, डर रहे थे, थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। समझे ना? एक बात की बात है कि रुकैया भाभी खुद पूछ दी अख्तर से कि तुम 3-4 दिन से आ रहे हो लेकिन तुम कुछ बात नहीं कर रहे। तब उन्होंने बताया कि नहीं, बस ऐसे ही घूमने के लिए आ जाते हैं और आपसे मिलने के लिए आ जाते हैं। समझे ना? फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारी शादी का क्या हुआ, तुम शादी करने वाले थे तो क्या हुआ? तो बोला हाँ, शादी तो करने वाले थे, तो क्या कैसे करें? तो बोला कि अम्मी के पसंद की शादी कर ले, या फिर नहीं तो फिर हम जिससे शादी करना चाहते हैं उससे कर ले।
इसमें दो काम अम्मी के पसंद से करेंगे तो घर का ये सही रहेगा, और नहीं तो अम्मी के खिलाफ अगर करेंगे तो वहाँ अम्मी का कहना है कि जिस लड़की से वो मोहब्बत करते थे, जमीला नाम की लड़की से उन्होंने मोहब्बत करते थे, उनकी यानी अख्तर का माँ का जो कहना था कि जमीला जो है मेरे घर में बहू बनकर नहीं आएगी, वो अख्तर के माँ का कहना था। तो उन्होंने रुकैया भाभी बोला कि फिर तुमने क्या सोचा? बोला तब अख्तर बोल रहे हैं कि माँ के बगैर हम ये शादी नहीं कर सकते, समझे ना। तब बोले रुकैया भाभी कि ठीक है, तो फिर नहीं कर सकते हैं तो फिर अम्मी के पसंद की शादी कर लो। तब उन्होंने बताया कि नहीं, मैं अम्मी के पसंद का भी शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जमीला से वो बेहद बेइंतहा मोहब्बत करते थे, इसीलिए उन्होंने बोला नहीं, जब भी शादी करेंगे तो हम जमीला से ही करेंगे। तब रुकैया भाभी बोली कि ऐसा है कि जब उसी से करना ही है तो फिर बिस्मिल्लाह करो, ब्याह शादी कर लो और शादी करके ले आओ, समझे ना। मेरे यहाँ मैं भी अकेली हूँ, मेरे साथ रहेगी। और फिर अख्तर बोले कि हम कहीं कमाने के लिए चले जाएंगे और फिर इसको यहाँ छोड़ करके चले जाएंगे, उसके बाद उसी तरह से जिंदगी कट जाएगा। तो ये था रुकैया भाभी का, या भाभी जान, अफसाना भाभी जान जो है उसका खुलासा था, समझे ना। थोड़ा सा उम्मीद करते हैं कि आपका ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। थोड़ा सा 5-6 क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन आंसर को हम लोग देख लेते हैं। जैसे में यहाँ पहला क्वेश्चन देखा जाए बाबू, तो पहला मुख्तसर तरीन सवाल क्या है? मुख्तसर तरीन सवाल। पहला सवाल है सुहैल अज़ीमाबादी कहाँ पैदा हुए? सुहैल अज़ीमाबादी कहाँ पैदा हुए? तो देखिएगा, सुहैल अज़ीमाबादी की पैदाइश जो हुई पटना में हुई 1911 ईस्वी में। सुहैल अज़ीमाबादी की पैदाइश पटना में 1911 ईस्वी में। सुहैल अज़ीमाबादी के बचपन का नाम क्या था? सुहैल अज़ीमाबादी के बचपन का नाम सैयद मुजीबुर रहमान। बचपन का नाम या असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान। सुहैल अज़ीमाबादी के अफसानों के पहले मजमुए का नाम क्या था? तो सुहैल अज़ीमाबादी के अफसानों के पहले मजमुए का नाम जो है वो 4 चेहरे है, जो किस साल शाये हुआ था? इसमें दिया हुआ है किस साल शाये हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि ये आज़ादी के बाद शाये हुआ है। कब हुआ है वो पूरा क्लियर नहीं। सुहैल अज़ीमाबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे में हुई? तो सुहैल अज़ीमाबादी की जो इब्तिदाई तालीम हुई वो उसके नानिहाल में एक मुअल्लिम के सरपरस्ती में हुई। सुहैल अज़ीमाबादी की इब्तिदाई तालीम एक मुअल्लिम के सरपरस्ती में हुई। अगला है मुख्तसर सवाल। क्या है बाबू? मुख्तसर सवाल। रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था? तो रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम अख्तर है। क्या है? उसका नाम अख्तर है। कभी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ देता है कि अफसाना भाभी जान में एक ही मर्द किरदार है, उस मर्द किरदार का नाम क्या है? तो अख्तर है। अगला है रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था? तो लिखेंगे क्योंकि रुकैया भाभी के शौहर को सियासत से बहुत दिलचस्पी थी, काफी दिलचस्पी थी, इसी कारण उसको बार बार जेल जाना पड़ता था। कोई एक मुकदमा से उसको रिहाई मिलती थी तो कोई दूसरा मुकदमा उस पर आकर लग जाता था, इसी वजह से उसे बार बार जेल जाना पड़ता। रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों? रुकैया भाभी जो थी शिम्मी नाम की लड़की का खर्च, तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी, क्योंकि शिम्मी जो थी एक गरीब घर से ताल्लुक रखती थी। उनका घर जो था, उसका घर का हालात सही नहीं था, घर का परवरिश करना, अपने भाई बहन का परवरिश उसका सही से नहीं हो पाता था, जिसके कारण शिम्मी जो थी तालीम नहीं कर पाती थी, और इसी वजह से शिम्मी नाम की लड़की का तालीम का खर्च रुकैया भाभी खुद बर्दाश्त करती थी। रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करवाना पड़ा था? रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को इसलिए फरोख्त करवाना पड़ा था क्योंकि शिम्मी का जो भाई था उसका इम्तिहान का, एग्जामिनेशन का फॉर्म का फीस अदा करना था, इसीलिए उसको सोने की चूड़ियों को फरोख्त करना। रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो अपना शौक पूरा करने के लिए कौन सा काम किया करती थी? रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो अपना काम, अपना शौक पूरा करने के लिए वो खत लिखती थी। क्या लिखती थी? खत लिखती थी। तो ये था आपका चैप्टर, खत्म हुआ। आप इस वीडियो को थोड़ा सा पूरा देखिएगा तो आपको कहानी समझ में आएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए